ओके, सो वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो प्रीवियस क्लास में ये दो प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए दी थी, ठीक है। अब इन प्रॉब्लम का जो आंसर है दैट इज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि इस प्रॉब्लम में करना क्या है। ये अगर आपको समझ आ गया दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आंसर तो चलो आप निकाल ही लोगे, ठीक है, यहां वहां से कुछ भी करके निकल ही जाता आंसर। अब बेसिकली अगर इस स्ट्रक्चर में देखें हम नाइट्रोजन कंपाउंड, जैसे कि आप NH3 की बात करें, बेसिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो एसिड का जो H पॉजिटिव आएगा उसको ये अपना लोन पेयर देके उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो एज अ बेस काम करता है। पॉइंट ये था एसिड HCl, और उसका सिर्फ एक इक्विवेलेंट है, ओके। और हमारे पास नाइट्रोजन है दो। जो ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन होगी वो इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। अब इसमें क्वेश्चन आया कि यहां पर फिर एरोमेटिक कैरेक्टर का क्या काम है, ठीक है। देखो, यहां भी एक लोन पेयर है, यहां भी एक लोन पेयर है। अब अगर हम कॉन्जुगेशन देखें तो ये बेंजीन रिंग है, इसमें तो कॉन्जुगेशन है, तो फिर चार्ज सिंगल, फिर चार्ज, फिर सिंगल, फिर ये चार्ज। तो ये वाला जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दिस इज इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, क्योंकि चार्ज सिंगल चार्ज, तो इसको इन्वॉल्व करेंगे तभी कॉन्जुगेशन कंप्लीट होगी। बट दिस पेयर इज नॉट कॉन्जुगेटेड, ये फ्री है, तो दैट इज दिस इज फ्री टू डोनेट। तो H पॉजिटिव यहां अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया N, और एक लोन पेयर को H के साथ शेयर कर दिया तो यहां पर बॉन्ड बन गया और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो दिस इज द सॉल्ट। तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन था ये। सिमिलरली इस कंपाउंड में ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, चार्ज सिंगल चार्ज सिंगल चार्ज, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो दिस लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन टू कंप्लीट द 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड टू मेक दिस रिंग एरोमेटिक। पर इस नीचे वाला जो रिंग है, द नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ओके। तो ये फ्री है, तो इस पे अटैक होगा फिर फाइनली, ठीक है, N H और यहां जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड Cl नेगेटिव, ओके। तो क्लियर हुआ। तो कॉन्जुगेशन से एसिडिक बेसिक कैरेक्टर पे फर्क पड़ता है, ओके। नाउ जस्ट नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट इज द एडिशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो ऐसा नहीं कि बेंजीन बिल्कुल भी एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता, थोड़ा एक्स्ट्रा टेम्परेचर पे या कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस में जाके वो एडिशन शो करता है। जैसे कि बेंजीन पे अगर हम 3H2 निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करके हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ये रिएक्शन करवाते हैं तो तीनों डबल बॉन्ड की रिडक्शन हो जाती है और बनता है साइक्लोहेक्सेन, ओके। सिमिलरली बेंजीन पे अगर 3 क्लोरीन की डायरेक्टली एडिशन करवा दी जाए तो तीनों डबल बॉन्ड के क्रॉस एक एक Cl2 ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये बन गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। तो BHC इज अवेलेबल इन 9 आइसोमेरिक फॉर्म्स, ठीक है, इसके 9 आइसोमर्स बनते हैं, उसमें हम स्टीरियो आइसोमर्स भी कंसिडर कर रहे हैं। एंड BHC इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेक्सेन और 666 और लिंडेन। 666 इसलिए क्योंकि कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है और क्लोरीन भी 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहां पर मेंशन नहीं किया है, पर हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी है, ओके। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेक्सेन, 666 और लिंडेन, नोट इट डाउन।
नेक्स्ट आर द सम मोर रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जैसे कि बेंजीन को अल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2O7 से ट्रीट करो तो कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती। पर V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो ऑक्सीडेशन से ये बनता है मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद ही करना है। और H2O2 से ट्रीट करते हैं तो फिनोल। ठीक है, तो फिनोल बनता है डायरेक्टली। इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे तो ये हमने ऑलरेडी एल्कीन्स में पढ़ा हुआ है, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, और अगर फिर से रिवाइज करना है तो आप ओजोनोलाइसिस को देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार ये बॉन्ड टूटेगा, एक बार ये बॉन्ड टूटेगा, ये टूटेगा, तो ये 2 कार्बन का एक, तो यहां डबल बॉन्ड टूटा तो यहां डबल बॉन्ड O आया। ठीक है, फिर एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला। ठीक है, तो इसको भी मिलेगा डबल बॉन्ड O, इसको मिलेगा डबल बॉन्ड O, यहां भी डबल बॉन्ड O, यहां भी डबल बॉन्ड O। तो H ऑलरेडी था तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो 3 CHO ग्लाइकोक्सिल यहां पर बनते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस से। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का मतलब है कि जिंक की प्रेजेंस में ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं, तो वो अल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। ठीक है, एंड C2H5OH और सोडियम की प्रेजेंस में बर्च रिडक्शन होती है, जिसमें ये पर्टिकुलर कंपाउंड ही बनता है। अब एग्जैक्टली यही क्यों बना, 3 में से एक ही डबल बॉन्ड क्यों रिड्यूस हुआ और जो 2 आए वो कॉन्जुगेटेड क्यों नहीं है, तो इसकी अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल करते हो बर्च रिडक्शन, देन दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड इसके क्वेश्चन हैं। ओके, अब नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं SEAR, दैट इज सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करना। ठीक है, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करता है, ये एडिशन इसलिए शो नहीं करता क्योंकि अगर हम बेंजीन के डबल बॉन्ड, मान लो जो 3 डबल बॉन्ड है, एक के अक्रॉस आपने कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, मान लो यहां पर E और यहां पे H, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कुछ ऐड कर दिया तो इसके एरोमेटिक कैरेक्टर तो डिस्ट्रॉय हो गया ना। तो एरोमेटिसिटी को रिटेन करने के लिए बेंजीन के डबल बॉन्ड के क्रॉस एडिशन शो करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है कि जो हर कार्बन के ऊपर एक H पड़ा हुआ है अवेलेबल, उसको हम किसी और इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जब H बाहर जाएगा तो H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, और चार्ज कंजर्व करने के लिए जो ग्रुप आ रहा है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो H पॉजिटिव विल बी रिप्लेस्ड बाय E पॉजिटिव, एंड E पॉजिटिव एक क्या है, इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो दिस इज द जनरल रिएक्शन फॉर दैट, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। कि सबसे ज्यादा जो आपको रिएक्शन मिलेंगे बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के, वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला हो गया हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में हम X लगाएंगे, जैसे क्लोरो लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया, ठीक है, आयोडो लगा दिया। तो जनरली इसके लिए क्या होता है, X2 इन प्रेजेंस ऑफ FeX3, दिस इज फॉर X इज इक्वल टू क्लोरो और ब्रोमो। फ्लोरो के लिए ये नहीं होता और आयोडो के लिए ये नहीं होता। ठीक है, जैसे Cl2, FeCl3, Br2, FeBr3, तब जाके एक हेलोजन अटैच होता है। नाइट्रेशन मतलब नाइट्रो ग्रुप अटैच करवाना, तो वो होता है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ओके, फिर सल्फोनेशन मींस एडिशन ऑफ SO3H, तो ये होता है फ्यूमिंग H2SO4 की प्रेजेंस में। देन फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन का मतलब वो अल्काइल ग्रुप उस पे लगाना बेंजीन पे, तो ये होता है RCl, AlCl3। AlCl3 एक लुईस एसिड है, FeX3 भी
लुईस एसिड है, ठीक है। देन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइल ग्रुप क्या होता है, RCO, दिस इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। तो असाइल ग्रुप बेंजीन पे अटैच करने को बोलते हैं असाइलेशन, ठीक है। तो यहां जैसे RCl था, यहां हो जाएगा RCOCl, तो ये Cl हटा दो और ये RCO लगा दिया, यहां पे भी Cl हटाया और R डायरेक्टली लगा दिया। तो दीज आर द मेन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अब हम वन बाय वन विद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इनको नोट डाउन कर को, ठीक है, सो दैट यू कैन जस्ट रिवाइज के किस केस में कौन सा रिएजेंट यूज किया था, ओके। अब आता है मैकेनिज्म कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है उसका पहला स्टेप होता है कि इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करो, ओके। सेकंड हो गया इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन के साथ रिएक्शन, मतलब बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, एक्चुअल वर्ड ये रहेगा। हमने लिखा तो है कि चलो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, बट एग्जैक्ट वर्ड और एग्जैक्ट सेंटेंस विल बी अटैक ऑफ बेंजीन ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट है, ठीक है। टू जनरेट एरीनियम आयन, तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो जो इंटरमीडिएट बनता है उसको बोलते हैं एरीनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और विलैंड इंटरमीडिएट, ठीक है, ये दो वर्ड्स काफी हैं। एंड थर्ड तो इलेक्ट्रोफाइल भी आ गया। अब लास्ट स्टेप में H पॉजिटिव निकलता है, ठीक है, टू गिव द फाइनल प्रोडक्ट। तो जो सेकंड स्टेप है अटैक ऑफ बेंजीन ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द स्लो स्टेप, या आप बोल सकते हैं दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, कि पूरे रिएक्शन का जो स्पीड है, जो रेट है, वो इस स्टेप पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे, ओके। तो स्लो स्टेप कौन सा हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्लियर। तो अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे यहां पर रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल तो चलो जनरेट जो करना था वो तो हम केस टू केस वेरी करेगा, पर लेट अस से ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, EA। अब यहां पे बेंजीन जो है वो अपने डबल बॉन्ड के थ्रू E पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट के A पे, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन ने गेन कर लिया, किसके थ्रू, अपने डबल बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड था, ये एक बॉन्ड अब इलेक्ट्रोफाइल के साथ यूज हो गया, और हर कार्बन पे H तो है ही है, तो इस कार्बन पे एक H ऑलरेडी है, तो इसके तो 4 के 4 बॉन्ड पूरे हैं। पर ये जो नीचे वाला कार्बन था इसका एक बॉन्ड चला गया ना, क्योंकि डबल बॉन्ड ऊपर चला गया, तो जो डबल बॉन्ड के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ नया बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, ठीक है। तो अब इस वाले कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज, और प्लस होगा A नेगेटिव, तो दिस इज द स्लो स्टेप, ठीक है। मैं सेकंड से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना वो अलग है, वो नाइट्रेशन में अलग तरीके से जनरेट होगा सब में, ठीक है। तो सेकंड से हम चल रहे हैं, ये आ गया। नाउ दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये रेजोनेंस में रहेगा, है ना, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल पॉजिटिव, और यहां रख लो E, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये डबल बॉन्ड यहां जंप किया, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस डबल बॉन्ड जंप्स हियर, ठीक है। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। अब क्योंकि ये एक पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो अगर इसको स्टेबलाइज करना हो तो किससे स्टेबलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, ठीक है। तो दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स will be stabilized by presence of
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर कहाँ कहाँ होने चाहिए? अगर हम इलेक्ट्रोफाइल जहां पे लगा उसके रिस्पेक्ट में देखें तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया? ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पैरा पे, मतलब ऑर्थो पे। तो अल्टीमेटली जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आ रहा है। तो अगर उसको स्टेबलाइज करना हो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहाँ लगे होने चाहिए? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ठीक है, मेटा पे लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, और अगर सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, ये स्लो स्टेप का प्रोडक्ट है, अगर ये स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो ओवरऑल रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को एक्टिवेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? स्लो डाउन करेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला काम। फर्स्ट स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब दूसरे वाले में देखते हैं, नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, अब यहां से H निकालना है हमने। ठीक है, तो अगले स्टेप में ये जो A नेगेटिव था ये आके इस H को निकालेगा जिस कार्बन पे E लगा हुआ है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है H वाले बॉन्ड के, वापस यहां आ जाएंगे। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये फास्ट स्टेप होता है। तो क्या किया? H हटाया और E लगा दिया, दैट सिंपल। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म। तो नाउ यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, इसको देख लो, एक बार सोच लो, समझ लो एंड नोट इट डाउन। ओके, फिर अगर इसमें रेट इक्वेशन की बात करें तो रेट डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। अब स्लो स्टेप में कितनी स्पीशीज थी? एक तो था हमारा बेंजीन, ठीक है, जो एरोमेटिक कंपाउंड है हमारा जो भी था। तो रेट एक तो सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल भी तो था अटैक करने वाला। ठीक है, तो मतलब इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अभी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, जस्ट नोट इट डाउन। ओके, 12th क्लास में यू विल स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर समझ आएगा कि व्हाट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। पॉइंट ये है कि स्लो स्टेप में 2 स्पीशीज इन्वॉल्व थी, एक था सबस्ट्रेट जो आपका बेंजीन है, और दूसरा था इलेक्ट्रोफाइल। तो रेट उन सभी स्पीशीज पे डिपेंड करता है जो स्लो स्टेप में प्रेजेंट होती हैं। 2 थी, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दोनों को ऐड करो तो पावर आई, मतलब मिला के आए 2, इसलिए इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, बाद में क्लियर आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा 12th क्लास में। एंड दिस इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, पहले मैं इसको समझा देता हूं, आफ्टर दैट ओनली यू नो, नोट इट डाउन कि कौन सा बॉन्ड डॉटेड है, क्यों है। देखो, जब भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बात करते हैं हम, जब भी कोई रिएक्शन होता है, हर स्टेप को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज 1 स्टेप, रिएक्टेंट से स्टार्ट हुआ, पीक तक गया, फिर नीचे आया, दिस इज 1 स्टेप। अगर 2 स्टेप का होगा तो मान लो ये 1 फिर ये 2, तो जितने स्टेप्स उतनी पीक्स। इसके 2 पीक हैं तो ये 2 स्टेप है, इसकी 1 पीक थी तो ये सिंगल स्टेप था। अब ये 2 स्टेप में हो रहा है तो यहां पर 2 पीक्स आई। फर्स्ट में रिएक्टेंट था बेंजीन प्लस EA। अब इसका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जो हायर पीक होती है वो होता है स्लो स्टेप, क्योंकि जस्ट इसको इमेजिन अगर हम करें, हमें एक पहाड़ी चढ़नी है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि जो ऊंची वाली पहाड़ी होगी उसको चढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर पीक विल बी हायर टू और डिफिकल्ट टू क्लाइंब। ओके, तो दिस विल बी द स्लो स्टेप। तो हायर पीक ही स्लो स्टेप होती है, तो पहली पीक हायर है, इट मींस फर्स्ट स्टेप विल बी द स्लो स्टेप। ओके, और ये आपका पहला स्टेप यहां पर कंप्लीट हुआ, यहां बना आपका इंटरमीडिएट, दिस इज योर सिग्मा कॉम्प्लेक्स।
तो गलती से भी मत सोचना कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट या टॉप पे बनता है। टॉप पे बनता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इज जस्ट अ पॉइंट इन द जर्नी जहां पर बॉन्ड्स पार्शियल फेज में होते हैं। जो टूटने वाला है वो पार्शियली टूटा है, जो बनने वाला है वो पार्शियली बन रहा है। ठीक है, तो देखो पहले स्टेप में क्या किया था हमने, यहां पे जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड बना। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट में वो जो इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्ड है वो पार्शियल बना हुआ है, आधा बना हुआ है, नॉट एग्जैक्टली आधा बट पार्शियली बना हुआ है, इसलिए इसको डॉटेड में रिप्रेजेंट किया। और बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड टूटा। अब वो एग्जैक्टली कौन सा था, तो वो हमने बोलते पर ये उसको डॉटेड में रिप्रेजेंट किया। और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोफाइल पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर फाइनली ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया, तो ये ई का बॉन्ड पूरा हो गया। ठीक है, अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी अभी भी ऑर्थो और पैरा पे है। अब इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में अगले स्टेप पे अटैक होगा तो ए नेगेटिव आएगा और एच पॉजिटिव को निकालेगा। तो मतलब ए नेगेटिव और एच के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये पार्शियल बॉन्ड है ट्रांजिशन स्टेट में। और क्योंकि एच को टूटना है बेंजीन रिंग से, तो इसका बॉन्ड अभी पार्शियली टूट गया है। ठीक है, फिर फाइनली वो बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा पूरा, ये बॉन्ड नया बन जाएगा पूरा, और ये प्रोडक्ट आ जाएगा। तो रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट। ओके, तो यहां से लेके यहां तक दिस इज अवर स्टेप 1, एंड उसके बाद दिस इज अवर स्टेप 2। ओके, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, डन। अब स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करते हैं। तो देखो हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन में जनरल जो रिएक्शन था दैट वाज बेंजीन प्लस Cl2 ले लो, FeCl3 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग गया, प्लस HCl। ओके, सिमिलरली बेंजीन प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। यहां थोड़ा सा हीट करना पड़ता है ब्रोमीन के केस में, क्योंकि थोड़ा एंडोथर्मिक होता है स्टेप। ठीक है, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। अब ये FeCl3, FeBr3 या AlCl3 जो यूज करते हैं हम लुईस एसिड्स, उनका पर्पस क्या होता है? देखो जब आप बेंजीन पे डायरेक्टली अटैक करवाओगे, आप बोलोगे सिर्फ Cl2 रखेंगे हम, नो रिएक्शन। क्यों? बिकॉज Cl2 इज नॉट सफिशिएंटली इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है? बेंजीन अपने आप में बहुत स्टेबल कंपाउंड है, Cl2 के पास कोई बड़ा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है नहीं। ठीक है, तो ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, तो रिएक्शन करेगा क्यों? ठीक है, तो अगर एक स्पीशीज स्टेबल है तो दूसरे को काफी रिएक्टिव होना चाहिए, तब जाके रिएक्शन होता है। ओके, तो अकेला जो Cl2 है ये इतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा दे। तो इस Cl2 को एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, ठीक है, हम लुईस एसिड यूज करते हैं। तो अ लुईस एसिड इज एडेड to make the halogen a stronger electrophile। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो ऑब्वियसली इजीली बेंजीन पे अटैक कर देगा। ओके, तो लेट अस से जैसे कि आपके पास X2 था, अब दोनों हेलोजन्स के ऊपर 3-3 लोन पेयर तो होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको रखा FeX3 के साथ। अब FeX3 क्योंकि एक लुईस एसिड है, तो क्या होगा? लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ये कहां से लेगा? यहां से। तो ये X2 अपना एक पेयर इसको देके इसके साथ बॉन्ड बनाता है। ओके, दिस विल बी एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन।
तो X सिंगल बॉन्ड X FeX3। अब क्योंकि इस हेलोजन ने एक लोन पेयर दे दिया तो उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, आयरन ने गेन कर लिया नेगेटिव चार्ज, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स जब आगे टूटता है, नेक्स्ट स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप था, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आगे टूटेगा तो या आप ऐसे देख लो इसको कि अब जो बेंजीन थी प्लस XX FeX3, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड इस X पे अटैक करता है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, ठीक है, तो यहां स्लो स्टेप के थ्रू बना हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स बेंजीन पे लग गया, प्लस FeX41 नेगेटिव। ओके, या फिर आप यहां पे देख लो, ये जो X बना मतलब ये X2 ऑफ FeX3, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला इस बॉन्ड को तोड़ के अपने पास रख लेगा और जनरेट करेगा X पॉजिटिव, फिर वो X पॉजिटिव जाके अटैक करता है, ठीक है, या तो ऐसे बोल लो, या फिर अब ये वाला जो X था ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला जो एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देगा, ठीक है। तो ये FeX3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने से X2 का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर स्ट्रांग होता है, ये पर्पज है इसको डालने का, ठीक है ना, तो क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे पास कि क्लोरीनेशन में FeCl3 था, ब्रोमिनेशन में FeBr3 था। अब एक इसमें याद चीज जो करनी है दैट इज कि आयोडीनेशन में क्या होता है। फॉर आयोडीनेशन we need to add an oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों डालते हैं, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने का पर्पस ये है, बेंजीन प्लस I2 नॉर्मल मान लो हमने करा दी आयोडीनेशन, ठीक है, यहां I लग गया, प्लस क्या जनरेट होगा HI। HI इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिएक्शन को उल्टा ले जाएगा, बैकवर्ड ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिमूवल ऑफ हेलोजन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन, ठीक है, सॉरी, रिमूवल ऑफ हेलोजन इज एक्चुअली रिडक्शन। तो HI इस I को बाहर निकाल देगा और वापस इसको बेंजीन ले जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, जब तक HI रहेगा इसके वापस जाने के चांस है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। तो हम क्या करते हैं, इस रिड्यूसिंग एजेंट को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसीलिए नाइट्रेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाई जाती है, ठीक है, तो ये HI को न्यूट्रलाइज करता रहता है, तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाता, अदरवाइज इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, नाउ यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का जनरल हमने रिएक्शन देख लिया था, क्या था, इसका रिएजेंट क्या है, यहां पर हमें चाहिए कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। नाउ तो पहला क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि नाइट्रेशन तो HNO3 काफी था, H2SO4 क्यों डाला, अगर एसिड चाहिए तो HNO3 भी तो एसिडिक है, ठीक है, तो इसका रीजन क्या है कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है increases the rate of reaction by increasing the concentration of NO2 पॉजिटिव, जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा इस रिएक्शन में, जो ये NO2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, देखो H2SO4 एक स्ट्रॉन्गर एसिड है HNO3 से, तो ये H पॉजिटिव लूज करेगा और HNO3 को गेन करना पड़ेगा, ठीक है, अब यहां पे क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है H2SO4, ठीक है,
दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये H पॉजिटिव लूज करता है, तो ये HNO3 का ऑक्सीजन इसको गेन करेगा, उसकी प्रोटोनेशन होगी। फिर ये क्या बन गया, H2SO4 से H पॉजिटिव निकल गया, तो बच गया ये HSO4 नेगेटिव प्लस, यहां पर इसकी प्रोटोनेशन, ऑक्सीजन का एक लोन पे चला गया तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में ये पेयर लेके ये वाटर निकल जाता है -H2O और बच जाता है NO2 पॉजिटिव। ठीक है, तो NO2 पॉजिटिव दैट इज N डबल बॉन्ड O विद अ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज अवर इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो अगर हम H2SO4 नहीं डालते तो रिएक्शन बहुत स्लो होता, तो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम H2SO4 डालते हैं, क्योंकि वो इस मैकेनिज्म से NO2 पॉजिटिव जल्दी जनरेट करता है। बस फिर ये आ गया NO2 पॉजिटिव। इसमें भी अगर आप मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप देखें तो N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन डबल बॉन्ड के थ्रू अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर मूव करेगा, यहां पे लग गया NO2। ठीक है, और एक H ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहां पॉजिटिव चार्ज, तो दिस इज अवर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अगले स्टेप में कौन आएगा, जो वाटर बाहर था या बोल सकते हो आप HSO4 नेगेटिव, वही वापस आ सकता है, तो ये H पॉजिटिव लॉस्ट निकल जाएगा और फाइनली हमारे पास आ गया नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर नाइट्रेशन। तो कंसंट्रेटेड HSO4 में ये फास्ट रहेगा। सपोज मैं HSO4 नेगेटिव ऐड करता हूं, ये एक नीट में आया वो क्वेश्चन है कि अगर हम HSO4 की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ऐड किया, बाय एडिशन ऑफ KHSO4, हमने काफी ज्यादा KHSO4 डाला, उससे क्या हुआ, ये आयनाइज होगा K पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में, तो HSO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है, कॉमन आयन, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, बैकवर्ड जाएगा तो NO2 पॉजिटिव कम जनरेट होगा, तो रिएक्शन विल स्लो डाउन। रिएक्शन गो बैकवर्ड तो नाइट्रेशन इज स्लोड डाउन। ठीक है, तो हर स्टेप का आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म के प्रॉपरली कि किस स्टेप का क्या पर्पस है। ओके, सो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now next is predict the mononitration products of the following compounds के नाइट्रेशन कहां कहां हो सकती है। ठीक है, तो इसको अभी तो पहले नोट डाउन करो। फर्स्ट दीज 4 क्वेश्चंस, देन नेक्स्ट 3। तो इन प्रॉब्लम्स को वी विल डिस्कस। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो, मोनो नाइट्रेशन करवानी है, मतलब एक ही बार नाइट्रेशन आपको करवानी है, तो कोई बात नहीं। अब 2 बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, बाई फिनाइल। अब बाई फिनाइल में देखो क्या होगा, अब दोनों एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल हैं, तो आप कहीं पर भी अटैक करो, मतलब इस बेंजीन पे अटैक करो, लेफ्ट वाले पे या राइट वाले पे, बात सेम है। अब पॉइंट ये आएगा कि ऑर्थो पे अटैक होगा इस पोजीशन पे या मेटा पे या पैरा पे, अटैक होगा कहां। ठीक है,
तो देखो, मान लो अगर हम ऑर्थो पे अटैक करते हैं, ठीक है, लेट से मान ऑर्थो पे अटैक किया, तो ऑर्थो पे लग गया हमारा NO2, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां अगर NO2 लगा, अगले वाले के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, इस तरह से। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहां कहां जाएगा, एक बार यहां आया, ठीक है, फिर ये यहां जंप करेगा तो ये यहां पर आएगा इस पोजीशन पे, फिर अगली बार ये यहां जंप करेगा तो आएगा अगली बार इस पोजीशन, मतलब NO2 के जहां NO2 लगा है उसकी ऑर्थो और उसकी पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब ये इस वाले ऑर्थो पे आएगा तो क्या होगा, इस बेंजीन रिंग से अगले वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन में भी डीलोकलाइज होगा, ठीक है। देखो, बीच का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं स्किप कर रहा हूं, तो ये आगे की एक बार पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया यहां पे, ठीक है, ये आपका NO2, ये जो पॉजिटिव चार्ज है अब ये इस बेंजीन के साथ भी डीलोकलाइज है, तो स्टेबल है, ओके। तो ऑर्थो पे आया, मतलब नाइट्रो लगा, तो ये केस हुआ, तो मतलब ऑर्थो पे नाइट्रो लगना अच्छा था, फेवरेबल था। अगर ये नाइट्रो पैरा पे लगा होता तो क्या होता, तो अगर ये नाइट्रो हमारा पैरा पे हम लगाते, ठीक है, तो भी इसके ऑर्थो पे एक बार पॉजिटिव चार्ज आता, ठीक है, फिर इस वाले ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आता, फिर एक बार इस पैरा पे आता, तब भी यही केस बनता, अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे पहुंचता और इस दूसरे बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में होता। दूसरी ऑप्शन, अगर नाइट्रो ग्रुप हम मेटा पे लगाते तो क्या होता, तो मान लो इस ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, अब क्या होगा, वेट, नाइट्रो पॉजिटिव है लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पे है, अगली बारी इस तरफ ऑर्थो पे आएगा और इस वाले पैरा पे आएगा, मतलब ये यहां पे नहीं जा रहा, तो ये दूसरी बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे देखना पड़ता है कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स सबसे स्टेबल कौन सा हो रहा है, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल तब होगा जब नाइट्रो ग्रुप या तो ऑर्थो पे लग रहा है या पैरा पे लग रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे थोड़ा और चीजें भी क्लियर होंगी, तो अभी के जस्ट क्वेश्चन नोट कर लो, बाकी का जो काम है, बाकी के जो इसके क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। आइडिया मैंने आपको दे दिया कि किस तरह से हम डिसाइड करते हैं, तो मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस आपको अच्छे से यूज करना है यहाँ पे इन डिसाइडिंग कि कौन सा सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, तो कहां अटैक करना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट आते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो सल्फोनेशन का जो रिएजेंट है दैट इज फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 जिसमें एक्स्ट्रा SO3 डिजॉल्व होती है, ठीक है, बस SO3 गैस एक्स्ट्रा उसमें डिजॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है। तो इसके केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है दिस इज SO3, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पुराने क्वेश्चन से, जब यहां पर हमने लिखा कि फ्यूमिंग H2SO4 से ट्रीट किया तो फाइनली जो प्रोडक्ट बना उसमें यहां लगा SO3H, पर जो एक्चुअल जो इलेक्ट्रोफाइल था वो था सिर्फ SO3, ओके। तो ये ध्यान रखना, ये जो H था ये यहीं का H एक तरह से रीअरेंज करके यहां पर आ जाएगा, ठीक है, या आप दूसरे H2SO4 से ये प्रोटोनेशन के थ्रू आएगा, तो उसकी अभी इतनी वरी नहीं है कि H कहां से आया। तो क्लियर है कि इलेक्ट्रोफाइल आपका SO3 है पर लगता है SO3H है, एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन,
ओके, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। मतलब अगर आप डाइल्यूट कर दोगे H2SO4 को, ठीक है, कंसंट्रेटेड करोगे तो फॉरवर्ड जाएगा, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा तो रिएक्शन जाता है ज्यादा फॉरवर्ड और ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम डाइल्यूट H2SO4 ले, मतलब उसमें पानी डालना स्टार्ट कर दें, तो रिएक्शन बैकवर्ड आना स्टार्ट होगा, मतलब प्रोडक्ट बनना कम हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रही सल्फोनेशन, बैकवर्ड वाले में क्या होगी? डीसल्फोनेशन। ठीक है, तो इसको डाइल्यूट करने से हम फाइनली डीसल्फोनेशन करवा सकते हैं, क्योंकि यहां पर फाइनली H2O भी आएगा। तो अब ये भी बोल सकते कि H2O और ऐड करने से ये डाइल्यूट होगा सोल्यूशन। ठीक है, तो H2O के एडिशन से ये बैकवर्ड जाता है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें कौन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, तो इतना पार्ट क्लियर है। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन डिस्कस करेंगे, असाइलेशन, और देखते हैं फिर उसके बाद वी विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, और फिर कुछ और नेक्स्ट सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग सम प्रॉब्लम्स ऑन द प्रीवियस ईयर नीट एंड जेईई एग्जाम एज वेल। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।